नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपको जेल डिपार्टमेंट का जो पेपर है, जैसा कि 1 अक्टूबर 2018 आपके सामने डला हुआ है, आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले भी मैंने आपको एक और पेपर, शायद 3 अक्टूबर का वो पेपर था, वो मैंने आपसे डिस्कस किया था। ये देखिए, जनरल नॉलेज का सेक्शन है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आया था इसमें कि जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की जन्म मृत्यु जयंती, ठीक है, जन्म और मृत्यु जयंती के रूप में मनाते हैं। तो चिकित्सक के रूप में मनाते हैं, यानी कि चिकित्सक के रूप में किसी व्यक्ति को याद किया जाता है। एक नाम दिया हुआ है हरगोविंद खुराना, दूसरा नाम दिया है सतीश चंद्र, तीसरा नाम दिया है बिधान चंद्र रॉय और चौथा नाम दिया है डॉक्टर सारंगी। तो आपको जानकारी दे दें कि जो डॉक्टर्स डे मनाया जाता है वो मनाया जाता है बेटा 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, ठीक है। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे या चिकित्सक दिवस मनाते हैं। इसी के साथ में SBI का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, SBI का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है 1 जुलाई से 7 जुलाई तक, ठीक है। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव भी मनाया जाता है, ठीक है, वन महोत्सव। ये भी आपको जानकारी की, थोड़ा सा एक रिवीजन के लिए मैं ये चीज़ें एक्स्ट्रा बता देता हूँ आपको, ठीक है। बाकी का डायरेक्ट नहीं निकलना अपन को, थोड़ा सा डिस्कस करके अपन पेपर को अगले क्वेश्चन पे पहुँचेंगे। तो हरगोविंद खुराना जो हैं, आपको पता है इन्होंने कृत्रिम DNA तैयार किया था। हरगोविंद खुराना किस लिए जाने जाते हैं? इन्होंने कृत्रिम DNA जिसकी फुल फॉर्म होगी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, कृत्रिम DNA तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? हरगोविंद खुराना ने, ठीक है। अब देखिए, इसमें एक नाम दिख रहा है अपन को सतीश चंद्र। देखिए, हरगोविंद खुराना इसका आंसर नहीं है, सतीश चंद्र इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है डॉक्टर बिधान चंद्र। हालांकि देखो, सबके नामों में डॉक्टर लगा हुआ है, इसमें भी डॉक्टर, इसमें भी डॉक्टर, इसमें भी डॉक्टर, इसमें भी डॉक्टर। लेकिन बिधान चंद्र रॉय के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। 1961 में, ठीक है, इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन सा पुरस्कार दिया गया था? भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय को, ठीक है। तो इस वजह से चूँकि हमें भारत रत्न पुरस्कार के जितने विजेता हैं वो याद रहते हैं, तो हम यहाँ पर भी थोड़ा दिमाग लगा लेते हैं कौन होना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा बेटा वो होगा बिधान चंद्र रॉय। अब इस एग्ज़ाम में ये क्यों आया है ना, क्यों आया? क्योंकि आपको मालूम है कि 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस मनाते हैं। देखो, कारण समझो कि पेपर में क्वेश्चन क्यों बना, वर्तमान स्थिति को देखते हुए 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस मनाते हैं, डॉक्टर्स डे मनाते हैं, वो भी इन्हीं की वजह से। पेपर कब हुआ था बेटा? अक्टूबर में। पेपर हुआ है आपका अक्टूबर में, तो स्वाभाविक है ये जुलाई के बाद ही आया है ना, 7 मंथ में ये 10, यानी लगभग 3 महीने पुरानी जो नॉलेज है, यानी कि GK यानी करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन आया होगा, इसके बारे में डिस्कस किया गया, जिसकी वजह से ये पूछा गया, ठीक है। तो कुल मिला के ये वर्तमान में भी आप देखें कौन से व्यक्ति के लिए मतलब किसी का जन्म है, मृत्यु है, तो उसके बारे में भी आप जानकारी रखें। चूँकि भारत में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस है और चिकित्सा दिवस की जन्म और मृत्यु जयंती के रूप में मनाते हैं, वो है डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय। तो बेटा आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत छोड़ो संकल्प को मंजूरी देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी। देखिए, ये क्वेश्चन आया है आपका संविधान में से। अगर आपने संविधान पढ़ा होगा अच्छे से तो आप इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। ये संविधान का क्वेश्चन है। इससे पहले वाले पेपर में भी लगभग 3 से 5 क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे जो संविधान से आए थे, ठीक है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो सब्जेक्ट है वो आपका अच्छा होना चाहिए। पूछा गया है, इसको संविधान भी बोल सकते हैं प्लस हिस्ट्री भी बोल सकते हैं। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन बन गया आपका कि हिस्ट्री में क्या घटना घटी थी। भारत छोड़ो संकल्प को मंजूरी देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC की बैठक किस अधिवेशन में आयोजित, मतलब कहाँ पर आयोजित की गई थी? भारत छोड़ो संकल्प को मंजूरी देने के लिए। चूँकि आपको मालूम है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुई थी, तो एक संकल्प था, उसको मंजूरी देने के लिए ये मीटिंग कहाँ पर हुई थी? तो ये फैज़पुर में नहीं है, हालांकि काफ़ी सारी मीटिंग कलकत्ता में हुई थी, लेकिन ये जो अधिवेशन हुआ था ये हुआ था बॉम्बे में, ठीक है।
कहाँ पर हुआ था? बॉम्बे में। त्रिपुरी में भी इसका आयोजन नहीं हुआ था। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया ये तो हिस्ट्री में से क्वेश्चन बना है, चूँकि अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको फैज़पुर भी समझ में आएगा, ठीक है, फैज़पुर भी समझ में आएगा और कलकत्ता भी समझ में आएगा। तो इसमें कहीं ना कहीं 51वां अधिवेशन है और 1937 के लगभग ये अधिवेशन हुआ था 1937 में, ठीक है। और ये फैज़पुर जो इसलिए दिया गया है कि इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। मैं किस अधिवेशन की बात कर रहा हूँ? फैज़पुर के फैज़पुर का अधिवेशन 51वां अधिवेशन है, आप देख लेना बुक में, ठीक है। 51वां अधिवेशन हुआ था 1937 में। तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है। कलकत्ता में भी कई सारे हुए हैं, ठीक है। तो मेन है ये कलकत्ता ज़्यादा लगेगा, लेकिन कलकत्ता नहीं है, इसका आयोजन हुआ था बॉम्बे में, ठीक है। और त्रिपुरी के अंदर जो है 52वां अधिवेशन 1938 में, ठीक है। देखो एक उसी की कैटेगरी के, ये 37 वाला है, ये 38 वाला त्रिपुरी का, ठीक है, हरिपुरा में। एक हरिपुरा है, ये त्रिपुरी है, ठीक है। तो इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस प्रकार का एक अधिवेशन त्रिपुरी में, बॉम्बे में, कलकत्ता में हुआ था। तो आपको कहीं ना कहीं अगर अधिवेशन की नॉलेज है और अगर आपने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ रखी है तो आप आंसर दे सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर था, भारत छोड़ो संकल्प को मंजूरी दी गई थी, तो वो बॉम्बे में बैठक हुई थी इस अधिवेशन की, ठीक है। ये साइंस का क्वेश्चन आ गया आपका। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया में बादलों में कौन से रसायन का छिड़काव करते हैं? बादलों में एक कृत्रिम वर्षा के लिए एक रसायन का छिड़काव किया जाता है जिससे कि बारिश हो जाए, यानी ऐसे दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका उपयोग करते हैं। देखो पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से आए, सिल्वर 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 और सिल्वर, चारों में सिल्वर सिल्वर दिया है, पर एक होता है सिल्वर फ्लोराइड है, ब्रोमाइड है, क्लोराइड है, आयोडाइड है। जहाँ तक है आप ज़्यादातर इन तीनों के नाम पढ़ोगे, ठीक है, इन तीनों के नाम पढ़ोगे, सिल्वर ब्रोमाइड पढ़ोगे, क्लोराइड पढ़ोगे और आयोडाइड। चूँकि क्वेश्चन दिया गया है कृत्रिम बारिश कराने के लिए क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया में बादलों में, या दूसरे शब्दों में कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो कृत्रिम वर्षा कराने के लिए उपयोग करते हैं बेटा सिल्वर आयोडाइड का। किसका उपयोग करते हैं? सिल्वर आयोडाइड। ये जो सिल्वर क्लोराइड है इसको हॉर्न सिल्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉर्न सिल्वर कहा जाता है सिल्वर क्लोराइड को, ठीक है। एक सिल्वर ब्रोमाइड है। अच्छा, सिल्वर क्लोराइड की एक और विशेषता, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। चूँकि आपको दिख रहा है कि ये साइंस से क्वेश्चन बना है, लेकिन साइंस में भी कहाँ पर इसके बारे में आप पढ़ लोगे, केमिस्ट्री में। तो हॉर्न सिल्वर कहा जाता है किसको? सिल्वर क्लोराइड को। और हॉर्न सिल्वर के साथ साथ एक तो हॉर्न सिल्वर कहते हैं सिल्वर क्लोराइड को, दूसरा ये जो सिल्वर क्लोराइड है हाँ, जो चश्मे के लेंस होते हैं, ठीक है, चश्मे के लेंस होते हैं, आपको मालूम है चश्मे के लेंस में भी कौन से? ऑटो लेंस, ठीक है, ऑटो लेंस होते हैं। और ऑटो लेंस की विशेषता होती है, ये जो ऑटो लेंस होते हैं ना, ये स्वतः यानी अपने आप काले पड़ जाते हैं, ठीक है। धूप के चश्मे बनाए जाते हैं धूप में, ठीक है, धूप में ये अपने आप काले पड़ जाते हैं। तो ये मैं जानकारी दे रहा हूँ आपको सिल्वर क्लोराइड की, लेकिन इसका जो आंसर है कृत्रिम वर्षा के लिए, ये आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है और ये भी आंसर नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड। इसको कैसे याद रखोगे सिल्वर आयोडाइड को? हालांकि जब हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं तो सारे नाम अच्छे से याद करा देते हैं। ये फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का भी उपयोग करते हैं, फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का। और ब्रोमीन से बना है ये ब्रोमाइड, ब्रोमीन आप जानते हैं, ठीक है। ये सब केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर देखा जाए ऑप्शन में चारों एक जैसे इसलिए दिए हैं कि स्टूडेंट इसको पढ़ेगा और कंफ्यूज हो जाएगा कि इनमें से था कौन सा। तो राइट साइड वाला जो है उसी को याद रखना होता है, ठीक है। सिल्वर आयोडाइड, आयोडाइड से याद कर लो आयोडीन, आयोडीन नमक में होता है। सोचे कृत्रिम वर्षा कहें, सोचे बारिश हो रही है
और बारिश हो रही है तो हमारे सिर पर जो पानी गिर रहा है उसका टेस्ट कैसा है, खारा है, ठीक है। यानी इस पानी में हमें क्या लग रहा है, इस पानी में क्या है, बोले आयोडीन है, ठीक है। तो सिल्वर आयोडाइड, तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, बाकी के हम सारे टॉपिक्स वाइज लेते हैं तो उस चीज़ को करा देते हैं। इतना मेरे पास समय नहीं है कि आपको एक एक चीज़ पूरा, मतलब जितना है आपको हर एक चीज़, क्योंकि उसके लिए भी समय देना हो ज़रूरी होता है, पूरा टॉपिक चलता है वो। तो केमिस्ट्री के अंदर हम सबको एक एक बार सिल्वर ब्रोमाइड है, क्लोराइड है, आयोडाइड है, इन सबको एक तरफ से पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो कृत्रिम बारिश कराने के लिए किस चीज़ का उपयोग करते हैं, सिल्वर आयोडाइड। तो आंसर इसका जो था वो क्या था, सिल्वर आयोडाइड। इसका मतलब आपकी केमिस्ट्री भी पढ़ी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, ठीक है, NRDW योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी, पर्यावरण, वन, जलवायु, मानव संसाधन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पेयजल स्वच्छता। तो ये जो आंसर है कहीं ना कहीं देखो शुरू की गई है, समझो ज़रा, शुरू की गई है, इसका मतलब ये करंट का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ गया। मैं आपको बता रहा हूँ कि कितना करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस यहाँ पर बने हैं, ठीक है। आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये जो स्कीम थी कुछ ये स्कीम थी गवर्नमेंट के द्वारा, और इसका जो आंसर है वो है पेयजल स्वच्छता मंत्रालय। चूँकि लिखा हुआ है ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, स्वाभाविक है ग्रामीणों के लिए पीने का जल होना चाहिए। तो पीने का जल कैसा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। बस यहाँ से क्वेश्चन को आप तोड़ सकते हो और उसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। पर्यावरण, वन, जलवायु के लिए कोई पीने की कोई वो नहीं है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय अलग चीज़ हो गई, ग्रामीण विकास के लिए पीने का जल, लेकिन पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय है, बिल्कुल है, मिनिस्ट्री ड्रिंकिंग वाटर। तो ये पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस शहर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान NID में से एक की स्थापना को मंजूरी दी है। समझ गए, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश में निम्न में से किस शहर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, तो 4 राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान है, स्वाभाविक है, तो डिज़ाइन कराया जाएगा और डेवलपमेंट होगा, तो स्वाभाविक है मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस शहर में। तो शहर को पूछा गया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 4 राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान में से, मतलब जो राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान हैं, ठीक है, जो राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान है उनमें से एक अपने मध्य प्रदेश में स्थापित करने की मंजूरी दी है। वो स्थापना होगी इंदौर में, बिल्कुल नहीं है, जबलपुर में भी नहीं है, ग्वालियर में भी नहीं है, वो है भोपाल में, ठीक है। करंट का क्वेश्चन था, इसके बारे में न्यूज़पेपर में दिया गया था, पर हम लोग इतना ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं, ठीक है। तो जो NID है, NID का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है, N से हो गया नेशनल इंस्टीट्यूट, D से हो गया डिज़ाइन, तो NID, ठीक है, NID है, और NID की फुल फॉर्म होगा नेशनल इंस्टीट्यूट डिज़ाइन, ठीक है। तो इसको मंजूरी दी गई, तो ये कहाँ पर होगा, भोपाल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश के रिलो जनजातीय गीत जो है किस जनजाति के द्वारा गाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है इसमें मारिया, दूसरा ऑप्शन दिया है गौंड, तीसरा ऑप्शन दिया भारिया, और चौथा ऑप्शन दिया भील। जहाँ तक है बुक्स के अंदर हम गौंड जनजाति पढ़ते हैं, क्योंकि भारत की सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जनजाति है। हम भारिया को भी पढ़ लेते हैं, पातालकोट छिंदवाड़ा के भारिया बहुत फेमस हैं। हम भील को भी पढ़ लेते हैं कि झाबुआ के अंदर है। लेकिन मारिया ऐसी जनजाति पढ़ने को नहीं मिली है बुक्स में ज़्यादातर, आप देखेंगे बेसिकली, क्योंकि आप भी तैयारी कर रहे हैं तो आपने भी थोड़ा बहुत MP पढ़ा होगा और पढ़ रहे होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये मारिया शब्द नहीं दिया था, चूँकि एग्ज़ाम में आया है, व्यापम का पेपर है भाई, कुछ भी आ सकता है। तो रिलो जनजातीय गीत किस जनजाति के द्वारा, तो रिलो, ठीक है, कौन सा है, रेलो, यानी इसको रेलो भी बोल सकते हैं, रेलो। तो रेलो का जो आंसर है वो माना गया है मारिया, ठीक है। जबकि हम अध्ययन करते हैं गौंड जनजाति का मध्य प्रदेश में, भारिया जनजाति का और भील जनजाति का। तो अलग हट के क्वेश्चन आया है, हालांकि हो सकता है बाद में क्वेश्चन कैंसिल, लेकिन आंसर शीट के हिसाब से अगर देखा जाए तो रेलो जनजाति जो रेलो गीत है वो मारिया के लिए माना गया है। तो मारिया इसका आंसर होगा। पर मैं आपको अपनी तरफ से क्लियर करा देता हूँ कि कई बार MP पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स ने, और ये इनके बारे में ज़्यादातर दिया रहता है, लेकिन ये थोड़ा सा इसको बोलेंगे अपन आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वरना आप देखें इसमें मारिया कहाँ पर है, क्या है, इसके बारे में सर्च करें। लेकिन ज़्यादातर आपको गौंड जनजाति, भारिया जनजाति और भील जनजाति के बारे में पढ़ने को
मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कोई इतना विशेष नहीं है, लेकिन आप एमपी में देखेंगे इससे और भी काफ़ी सारी चीज़ें इनसे रिलेटेड मिल जाती हैं। देखो 1-2 क्वेश्चन तो ऐसा आउट ऑफ सिलेबस आएंगे जिनको आपको शायद आपको बुक में भी वो ना मिले। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में विंध्याचल सुपर थर्मल पावर, विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है, ये पूछा गया है। चूँकि आपको मालूम होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का सबसे प्रथम थर्मल यानी तापीय विद्युत केंद्र, तो थर्मल पावर है सबसे पहला है, वो है चांदनी ताप विद्युत केंद्र। ठीक है, चांदनी ताप विद्युत केंद्र है, और ये चांदनी ताप विद्युत केंद्र बेटा बुरहानपुर में, कहाँ पर है, बुरहानपुर में है चांदनी ताप विद्युत केंद्र। तो चूंकि इसमें पूछा गया था कि विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है, तो विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र है आपका बेड़न, ठीक है, बेड़न सिंगरौली, और इस बेड़न सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो बेटा आंसर होगा वो सिंगरौली होगा। दमोह में ऐसा कोई ताप विद्युत केंद्र हमने नहीं पढ़ा है। हाँ, बैतूल जरूर पढ़ा है, बैतूल है सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र, बैतूल में कौन सा, सतपुड़ा थर्मल पावर बोल सकते हैं अपन, सतपुड़ा थर्मल, ठीक है, थर्मल पावर है। ठीक है जी, सतपुड़ा थर्मल पावर है। तो मैंने आपको बताया बैतूल में है सतपुड़ा थर्मल पावर, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र। ठीक है, विदिशा का कोई इतना विशेष है नहीं है, ये दोनों दिए थे, वो भी कंफ्यूज करने के लिए कि स्टूडेंट इन दोनों में से। लेकिन मैं आपको एक और जानकारी बताऊं कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, ठीक है, अगर बात करें मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा थर्मल पावर है तो वो है बेटा विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसलिए पूछा गया है क्योंकि वो बड़ा है, तो स्वाभाविक है स्टूडेंट को इसकी नॉलेज है या नहीं इसके बारे में पूछा गया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, एक आपकी संबल योजना आरंभ की गई। ठीक है, अभी आपको पता है इंदिरा गांधी गृह विद्युत योजना भी चल रही है, अभी एक इंदिरा गांधी ज्योति योजना जो है वो, जिसके द्वारा सब्सिडी दी जा रही है अभी भी, तो ये भी सब्सिडी वाला ही है। संबल योजना सब जानते हैं, विद्युत विभाग से संबंधित संबल योजना है, और पूछा गया है कि पर्यावरण संरक्षण है, सब्सिडीकृत पानी कनेक्शन के लिए, सब्सिडीकृत बिजली कनेक्शन के लिए, बिल्कुल इसका आंसर यही है। ठीक है, चीता संरक्षण है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, इसका जो सही आंसर है वो ये है, ये आंसर है। ठीक है, सब्सिडीकृत बिजली कनेक्शन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बिजली कनेक्शन के लिए एक संबल योजना चलाई गई थी। अब कहने का मतलब ये पेपर में आया पहले, तो कोई ज़रूरी थोड़ी अब ये पेपर में पूछेगा। इसका मतलब ये कोई भी मध्य प्रदेश से रिलेटेड अगर कोई योजना शुरू होती है मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश की योजनाओं को भी आप याद रखें। ठीक है, ये पेपर को पढ़ने का मकसद ही, हम इस पेपर को सॉल्व कराने का मकसद ही यही है मेरा, कि आप ये समझें कि पेपर में क्या पूछा जा रहा है और क्या आ रहा है, और आप उनके हिसाब से तैयारी करें, तभी आप पेपर को निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चंस को देख लो आप कि इसका एंटायर क्या है, ये कहाँ से आया, इसका सोर्स क्या है, ये किन टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनको हमें तैयार करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में कितने ज़िले हैं। अब स्वाभाविक है मध्य प्रदेश में ज़िले को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट को, चूँकि ये जो पेपर हुआ था बेटा 2018 में हुआ था। ठीक है, 2018 में हुआ था, तो 2018 के अनुसार मध्य प्रदेश में उस समय 51 ज़िले थे। ठीक है, वो बात अलग है कि अब आपका जो निवाड़ी है, निवाड़ी बना दिया गया है ज़िला मध्य प्रदेश का, फुल एंड फाइनल हो गया। लेकिन चूंकि ये 2018 में पूछा गया था, 2018, ये मत सोचना कि मैंने आपको गलत बताया, ये 2018 के अंतर्गत आप देखोगे तो 2018 में हमारे पास कितने ज़िले थे, 51 ज़िले थे। तो आपको याद रखना है 51 ज़िले। ये ज़िले की भी अलग ही कहानी है, और जब आप मध्य प्रदेश के निर्माण के बारे में, मध्य प्रदेश की स्थापना के बारे में जब आपको डिटेल में पढ़ाया जाता है, तो उसमें सारे ज़िलों के नाम और उनकी ईयर वाइज आ जाती हैं। ठीक है, तो उनको भी अलग से अपन पढ़ते हैं बाद में। तो मेन है इसमें 2018 के अकॉर्डिंग कितने ज़िले थे, इसमें 51 ज़िले थे। अगर अब अभी हालांकि कुछ ज़िलों की घोषणा कर दी गई है, लेकिन जब ज़िला फुल एंड फाइनल बन जाएगा तभी अपन उसको मानेंगे। निवाड़ी बन चुका है तो अपन उसको जोड़ सकते हैं बाद में। ठीक है, तो यहाँ तक का ये पूछा गया था कितने ज़िले हैं। हाँ,
अगला क्वेश्चन है, भारतीय एथलीट तेजिंदर पाल सिंह तूर ने एशियाई खेलों में, ठीक है, 2018 में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो बेटा 2018 में ये वही समय है जब एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था और उसके बाद में ये पेपर हुआ, तो स्वाभाविक उसको क्वेश्चन मिल गए कि एशियन गेम्स में से इनसे क्वेश्चन करो। तो इसलिए जो भी गेम्स होते हैं, चाहे ओलंपिक्स गेम हो, एशियाई गेम्स हो, है ना, चाहे आपका कॉमनवेल्थ गेम हो, राष्ट्रमंडल खेल हो, तो इन खेलों में जो खिलाड़ी विजेता बनते हैं, ख़ासतौर से स्वर्ण पदक विजेता या आपका रजत पदक विजेता, है ना, जो भी मतलब ब्रॉन्ज मेडल मिल रहा है, सिल्वर मिल रहा है, गोल्ड मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, तो आप खिलाड़ियों के नाम पर भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो एशियाई खेल 2018 में किसने स्वर्ण पदक जीता? मतलब तेजिंदर पाल ने स्वर्ण पदक जीता, ये तो दिया ही है। अब पूछ रहा है कि ये तेजिंदर पाल सिंह तूर का संबंध जो है वो किस से है, मतलब वो किस खेल से संबंधित है? तो तेजिंदर पाल सिंह तूर जो है ना वो शॉट पुट के खिलाड़ी हैं, यानी इसका जो सही आंसर होगा शॉट पुट यानी कि गोला फेंक, ठीक है। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं हालांकि, लेकिन गोला फेंक है, और गोला फेंक की अपन बात करें तो शॉट पुट। और तेजिंदर पाल से, तेजिंदर से अपन तेज याद करो, बड़े ही तेज फेंकते हैं, और तेजिंदर पाल सिंह तूर लिखा हुआ है तो तेज फेंकते हैं, और गोला कितनी दूर फेंक देते हैं, तेज और दूर फेंक देते हैं, क्या? गोला, ठीक है। तो आप इसको भी याद रखें, तेजिंदर पाल सिंह तूर है। और लंबी कूद के लिए और अलग खिलाड़ी, भाला जेवलिन थ्रो के लिए अलग, भाला के लिए तो एक बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी है देवेंद्र झाझरिया, नाम सुना होगा आपने, एक दिव्यांग खिलाड़ी है देवेंद्र झाझरिया। हालांकि अब तो ओल्ड हो गया है, लेकिन देवेंद्र झाझरिया को हमेशा याद रखा जाता है कि प्रथम गोल्ड मेडल जीता था इसने, गोल्ड मेडल जीता था, वो भी दिव्यांग में, ठीक है। जो दिव्यांग खिलाड़ी होते हैं ना, विकलांग खिलाड़ी होते हैं, उनमें देवेंद्र झाझरिया प्रथम व्यक्ति है जिसने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। तो ये मैं आपको एक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। बाकी का नेक्स्ट देखते हैं। जून 2018 में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के जिस संयुक्त उद्यम बांध परियोजना, एक बांध परियोजना है, कौन सी बांध परियोजना है? उद्यम बांध परियोजना का उद्घाटन किया गया था। तो पूछ रहा है उद्यम बांध परियोजना जो है ये किन राज्यों, मतलब कौन सी परियोजना है, इसका उद्घाटन किया है, और ये मतलब उद्यम बांध परियोजना का संबंध किस बांध से है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो जून 2018 का फैक्ट है, चूँकि लिखा हुआ है बेटा जून 2018, समझ गए होगे आप, है ना। अक्टूबर में पेपर हुआ, 6 मंथ 7th, है ना, और आ जाए तो 5th यानी 8th, मतलब कुल मिला के 6 मंथ का आपका करंट अफेयर्स ठीक ठाक होना चाहिए जब एग्ज़ाम हो, ठीक है, 6 मंथ का, ठीक है। अब जी देख लीजिए आपका एग्ज़ाम कब का है, अभी से आप करंट अफेयर्स करना तैयार करो, शुरू से करो अभी, है ना। 6 मंथ का एक लेके चलो एवरेज, किसका एग्ज़ाम कब है, और आपको इतने मंथ का, बाकी का एक आध महीने हो सकता है डेट बढ़ भी जाए, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन फिर भी 6 मंथ का आप लेके चलो, ठीक है। तो उद्यम बांध का उद्घाटन किया गया था, तो बोलते हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, तो आप दिमाग लगाओ, महेश्वर तो बेटा खरगोन में है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इंदिरा सागर बांध खंडवा में है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यूपी में थोड़ी मिलेगा वो। कच्छल बांध, ये तो खैर हमने पढ़ा ही नहीं है। बाण सागर परियोजना है सोन नदी पर, सोन नदी पर, ठीक है। और ये रीवा और शहडोल, रीवा और शहडोल की संयुक्त परियोजना है, ठीक है, रीवा और शहडोल की संयुक्त परियोजना। अब तुम समझ सकते हो कि रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, ठीक है, सॉरी रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, इनका एक ग्रुप बनता है, एक अलग संभाग बनता है। और आप जानते हैं मध्य प्रदेश के हम बोल सकते हैं दिशा के हिसाब से, इसको बोल सकते हैं हम पूर्वोत्तर, क्या बोल सकते हैं? पूर्वोत्तर। और जहाँ तक है हमें पता है कि ये जो बांध है इसकी पोजीशन, और नदी सोनपुर बिहार में जाती है, आपको मालूम है, नदी में मतलब गंगा नदी की सहायक नदी है सोन नदी, सोनपुर बिहार में। तो कहीं ना कहीं आप इसको याद रखेंगे, सोनपुर बिहार में पशुओं का मेला लगता है, पशुओं का मेला बढ़ता है, तो ये सोन नदी बिहार में होके जाती है, तो स्वाभाविक है यूपी, बिहार और एमपी, तो ये बाण सागर, ये इसको लॉजिक से आप इसको बता सकते हैं। हालांकि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, चूँकि आपको मालूम है कि जून 2018 में
इस बांध को उद्घाटन किया गया था, उगम बांध का उद्घाटन किया गया था, जो कहीं ना कहीं रिलेटेड है बाण सागर परियोजना से। ठीक है, ये बाण सागर परियोजना का भी लास्ट टाइम पूछा गया था। एक विद्वान थे, बाणभट्ट का नाम सुना होगा बेटा आपने, बाणभट्ट एक विद्वान थे, वो इस नदी के किनारे रहे हैं कई वर्षों तक, इसलिए उन्हीं के नाम पर ये बाण सागर परियोजना नाम रखा था। ये पूछा गया है। बाणभट्ट की 2 कृतियाँ थी, हर्षचरित और कादम्बरी, हर्षचरित और कादम्बरी। तो ये जो बाणभट्ट है ना, ये इन्होंने ये बुक लिखी थी हर्षचरित और कादम्बरी। ये हर्षवर्धन के दरबार में थे। एक हर्षवर्धन नामक राजा था, हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे तो 606 में हर्षवर्धन राजा बना था, लगभग 648 तक राजा रहा है हर्षवर्धन। ठीक है, हिस्ट्री का फैक्ट है वो, जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको उसके बारे में जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट, अब देखिए एशियाई खेलों से एक क्वेश्चन आया, तेजिंदर सिंह तूल वाला। फिर पूछ लिया एशियाई खेलों 2018 के समापन समारोह के दौरान कौन सी खिलाड़ी ध्वजवाहिका थी। ठीक है, यानी कि इसमें एक होता है उद्घाटन। ठीक है, उद्घाटन समारोह में भी एक खिलाड़ी होता है, चूँकि इसमें समापन वाला पूछा है। ठीक है, और समापन में देखो आप 4 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। इसमें रानी रामपाल है, रानी रामपाल क्रिकेट की बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं, आपको पता है। नीरज चोपड़ा है, ठीक है, नीरज चोपड़ा भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। शायद नीरज चोपड़ा का संबंध जो है ये भी शायद जेवलिन थ्रो ऐसा कुछ है। आरपिंदर हैं, मैरी कॉम बॉक्सर हैं बहुत अच्छी। ठीक है, कुल मिला के खिलाड़ियों के नाम ही दे दिए, अब तुम लगाओ दिमाग। तो इसमें कहीं ना कहीं एशियाई खेलों में की जो ध्वजवाहिका रही हैं, नीरज चोपड़ा तो है नहीं, पुरुष खिलाड़ी हो गए। आरपिंदर सिंह भी नहीं है, चूँकि थी, हालांकि थी लिखा हुआ है। ठीक है, तो यानी थी का मतलब पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, लेकिन नीरज चोपड़ा, आरपिंदर नहीं थे, मेरी कॉम भी नहीं थी। इसका सही आंसर है रानी रामपाल। ठीक है, तो रानी रामपाल जो हैं वो एशियाई खेलों में समापन समारोह में ध्वजवाहिका थी। तो इसका ये क्वेश्चन, चूँकि बेटा ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था, तो आप इससे हिंट मिल गई। अब हालांकि अभी तो गेम्स कोई चल नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी नेक्स्ट टाइम ध्यान रखा जाए कि जब भी कोई गेम्स वगैरह हो तो आप स्पोर्ट्स वाला टॉपिक अच्छे से करके रखें, चाहे वो उद्घाटन समारोह हो चाहे समापन हो। उसमें किसने ध्वज पकड़ा, उद्घाटन में किसने पकड़ा, समापन में किसने पकड़ा, ठीक है, किसने गोल्ड मेडल जीता, किसने सिल्वर जीता, ये सारी जानकारी आपको होना चाहिए। उस भारतीय महिला खिलाड़ी का नाम बताइए जिन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। ठीक है, तो ऐसी खिलाड़ी का नाम बताइए जिन्होंने T20 से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें अगर देखा जाए तो 4 नाम हैं। झूलन गोस्वामी क्रिकेट की महिला खिलाड़ी हैं, इनका नाम सुना होगा आपने, झूलन गोस्वामी। एक पूनम रावत है, हरमनप्रीत कौर भी बहुत क्रिकेटर हैं, और मिताली राज। चूँकि मिताली राज आपको पता है कि ये कैप्टन, हमारे इंडिया की टीम की कैप्टन रही हैं। तो चूँकि ये पूछा गया है कि अगस्त में, ठीक है, अगस्त के फैक्ट आ रहे हैं बेटा करंट अफेयर्स के, अभी अपन पढ़ चुके हैं जून के, जुलाई, तो अगस्त, जिन्होंने अगस्त में T20, ठीक है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो T20 क्रिकेट संन्यास लेने की घोषणा की थी झूलन गोस्वामी ने। झूलन गोस्वामी बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं, झूलन गोस्वामी। तो झूलन गोस्वामी का संबंध किस खेल से, क्रिकेट से है। और जहाँ तक है एक बहुत अच्छी बॉलर है, ठीक है, बहुत अच्छी बॉलर हैं ये झूलन गोस्वामी, लेकिन इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी, जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी ने घोषणा कर दी है। ठीक है, तो बेटा यहाँ तक का ये वाला क्लियर हुआ, और इसका जो सही आंसर है वो है झूलन गोस्वामी। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, दिमाग को खुला रखो और करंट अफेयर्स को जरूर अच्छे से रखें दिमाग में। उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए जो वर्तमान में DRDO रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के अध्यक्ष हैं। ठीक है, अब आपको DRDO के अध्यक्ष पूछ लिए, वर्तमान में कौन क्या है, ये भी करंट का ही क्वेश्चन है, समझ रहे हो कि DRDO के अध्यक्ष पूछ लिए, DRDO के अध्यक्ष कौन है। तो DRDO है डिफेंस, यानी कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन है। तो गायत्री हसैन नहीं है, कविता शाह नहीं है, ठीक है, CN राव भी नहीं है। हमारा सही आंसर है G सतीश रेड्डी। ठीक है, G सतीश रेड्डी जो हैं वो हमारे DRDO के प्रमुख हैं। तो जो भी हमारे भारत के महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट हैं, संगठन हैं, उनका कौन अध्यक्ष है उसके बारे में भी आप ध्यान रखेंगे।
तो इस अनुसंधान के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? जी सतीश रेड्डी। ठीक है, याद रखना, जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट देखते हैं, शासकीय योजना कृष्ण कुटीर से जुड़े मंत्रालय का नाम बताइए। जो कृष्ण कुटीर से संबंधित होगा उस मंत्रालय का आपको नाम बताना है। कृष्ण कुटीर है, कुटीर का मतलब छोटे घर प्राप्त हो जाएं लोगों को, तो ये जनजातीय मंत्रालय के अंतर्गत नहीं है। बाल श्रम एक अलग ही चीज़ हो गई। शहरी विकास है और महिला एवं बाल विकास, तो ये शासकीय योजना कृष्ण कुटीर का जो संबंध है उस मंत्रालय का पूछा है, कौन से मंत्रालय से संबंधित है। तो इसका बेटा जो सही आंसर है महिला एवं बाल विकास। हालांकि इसको पढ़ते हुए लगेगा नहीं हमें कि महिला बाल विकास होना चाहिए, लेकिन फिर भी अब इसको अगर आपने नहीं पढ़ा तो जहाँ तक है कुछ स्टूडेंट यहाँ पर भी दिमाग लगाएंगे, यार शहरी विकास हो सकता है। हालांकि इसको तो वैसे भी कैंसिल कर सकते हैं, इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, इन दोनों में अटक जाएंगे, लेकिन सही आंसर है इसका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, उस पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल का नाम बताइए जिन्होंने 17 अगस्त 2018 को, ठीक है, अक्टूबर में पेपर हुआ था और अगस्त के फैक्ट पूछ रहे हैं, तो स्वाभाविक है 2 महीने पुराने 3 महीने पुराने करंट अफेयर्स आए हैं इसमें। ठीक है, 17 अगस्त 2018 को यूनाइटेड स्टेट्स सरकार के द्वारा लीजन ऑफ मेरिट या कमांडर की डिग्री से सम्मानित किया गया। देखिए ध्यान रहे, ये करंट अफेयर्स देने का मकसद उसका ये है कि कंपटीशन को और अच्छा मजबूत बनाना, क्योंकि उसे पता है कि मध्य प्रदेश वगैरह अधिकतर स्टूडेंट इसको तैयार कर ही लेते हैं। ट्रेडिशनल तो ज़्यादातर बच्चों को तैयार रहता है, ज़्यादातर वो बुक्स को अपने घर पर रखते रहते हैं, लेकिन ये करंट अफेयर्स तो जो सिंसियर होगा और रेगुलर पढ़ता होगा वही इसको कवर कर पाएगा। तो एक कंपटीशन को बढ़ाने के लिए और अच्छे स्टूडेंट्स को छांटने के लिए एक करंट अफेयर्स दिए जाते हैं। तो स्वाभाविक है अगर आप अच्छे स्टूडेंट्स बनना चाहते हैं, अच्छे कॉम्पिटिटर बनना चाहते हैं, तो आप करंट अफेयर्स का पोर्शन बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग करके चलो। हर दिन कुछ ना कुछ नई खबर को आप अपनी एक डायरी मेंटेन करो और उसमें इंडिकेट करो। ठीक, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि एक लीजन ऑफ मेरिट की उपाधि दी गई थी, थल सेना प्रमुख हैं। ऑप्शन दिए गए हैं दलवीर सिंह सुहाग, जोगिंदर जसवंत, विक्रम सिंह और बिपिन रावत। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से दिमाग में लगा सकते हैं कि उस भारतीय सेना प्रमुख का पूछा गया है, तो इसमें जो सही आंसर होगा वो है दलवीर सिंह सुहाग। ठीक है, ये हमारे थल सेना के अध्यक्ष दलवीर सिंह सुहाग का नाम आपने सुना होगा। तो दलवीर सिंह सुहाग को अगस्त 2018 में यूनाइटेड स्टेट के द्वारा लीजन ऑफ मेरिट की उपाधि दी गई थी। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो जनवरी 2018 का आ गया। जनवरी 2018 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश भारत में दूध का कौन से क्रम का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए थे, पहला ऑप्शन दिया है दूसरा, बिल्कुल नहीं है। दूसरा ऑप्शन है सातवां, बिल्कुल नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो है चौथा, पांचवा नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो क्या है? चौथा। चूँकि जनवरी में कुछ आंकड़े जारी किए गए थे और उसमें मध्य प्रदेश के बारे में बताया गया था। मध्य प्रदेश जो है दूध के उत्पादन में सबसे बड़ा चौथे नंबर का, 4th नंबर का, ये कहीं ना कहीं 4th क्रम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बताया गया है। तो इसको आप अच्छे से बिल्कुल याद रखें। जनवरी 2018 में आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश भारत का दूध का चौथा, ठीक है, कौन से क्रम का बेटा? चौथे क्रम का सबसे बड़ा उत्पादक। अब ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि अभी भी वर्तमान में ये होगा, आप वर्तमान में चेक कर लेना अपने हिसाब से और देख लेना कि 2020 में 2021 में इनकी पोजीशन क्या होगी, 2020 में क्या पोजीशन है, तो आप अपने स्तर पर नेट पर जानकारी निकालें। यानी कि आपको एक एमपी का ही पूछा, क्यों पूछा? क्योंकि ये जो पेपर है वो एमपी पर ही है, एमपी से रिलेटेड है, इसलिए उसने मध्य प्रदेश की पोजीशन इसमें पूछ ली है। तो और भी चीज़ों के बारे में, जो फसलों के बारे में या कोई भी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं उनके बारे में भी आप थोड़ा पढ़ते रहें अच्छे से, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, किस भारतीय शहर के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन शिखर सम्मेलन 2018 आयोजित किया गया था? तो एक इंटरनेशनल एविएशन समिट है, हालांकि एक इंटरनेशनल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। इंटरनेशनल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन भी है, ये अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन संगठन है। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी, ठीक है। देखिए
तो अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन शिखर सम्मेलन का एक आयोजन हुआ था, भारत के किस शहर में हुआ था? स्वाभाविक है ऐसे कुछ आयोजन होते हैं, तो वो आयोजन जहाँ तक है ज़्यादातर वो होते हैं दिल्ली में, ठीक है। हालांकि मैं ये नहीं कहता हूँ सारे आयोजन दिल्ली में होते हैं, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली 80% जो है वो दिल्ली में होते हैं, ठीक है। बाकी का इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन इसका जो आयोजन किया गया था वो दिल्ली में किया गया था, इंटरनेशनल एविएशन समिट, अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन शिखर सम्मेलन का। अब जी 2018 का पूछा है, वही अगस्त सितंबर का फैक्ट है, तो स्वाभाविक है जुलाई अगस्त सितंबर में, तो वहाँ से ये क्वेश्चन उठ के आ गया। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये भी। मध्य प्रदेश में एक प्रसाद योजना के तहत विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थल चुना गया है? ठीक है, मध्य प्रदेश में प्रसाद योजना के लिए, कौन सी योजना है? प्रसाद योजना है, ठीक है। तो ये जो प्रसाद योजना है उसके लिए एक ओमकारेश्वर, भीमबेटका, सांची, खजुराहो, ठीक है। वैसे ये सब पर्यटक स्थल है, भीमबेटका की गुफाएं अब्दुल्लागंज जिला रायसेन में, सांची स्तूप, ठीक है, सांची स्तूप भी रायसेन में, ठीक है, और खजुराहो है तो आपका छतरपुर में है। तो ये तो पर्यटक स्थल हो गए, लेकिन धार्मिक स्थल तो ओमकारेश्वर है, ये तो पता ही है, ये धार्मिक स्थल है। तो स्वाभाविक अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो थोड़ा बहुत दिमाग तो आप लगा ही लेंगे, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन करता है कि मध्य प्रदेश में प्रसाद योजना की शुरुआत कहाँ हुई थी? ओमकारेश्वर। तो ओमकारेश्वर जाएंगे, महादेव के मंदिर जाएंगे, तो वहाँ से क्या लेके आएंगे? बोले वहाँ से प्रसाद तो ज़रूर लेके आएंगे, हम पक्के में प्रसाद लेके आएंगे। तो बेटा ये हो गया आपका आंसर, मध्य प्रदेश में प्रसाद योजना ओमकारेश्वर को चुना गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ओमकारेश्वर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, योजनाओं को ज़रूर याद रखेंगे आप जो योजना चलती हैं। किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं? चूँकि इससे पहले वाले पेपर में मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया था, आपको बता दिया था कि मध्य प्रदेश की जो जीवन रेखा है वो बोलते अपन नर्मदा को। नर्मदा की लंबाई बताई थी 1312 किलोमीटर, मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर बहती है। टोटल लेंथ इसकी कितनी है, यानी इसकी कुल लंबाई जो है वो कितनी है? 1312। नर्मदा का उद्गम कहाँ से हुआ है? नर्मदा का उद्गम हुआ है अमरकंटक अनूपपुर से, अमरकंटक अनूपपुर से इस नदी का उद्गम हुआ है, ठीक। तो ये आपको जानकारी होगी इसके बारे में। तो किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है? तो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी को हम जीवन रेखा कहते हैं, ठीक है। ये आपके 20 क्वेश्चंस की सीरीज़ कंप्लीट हुई है, और स्वाभाविक है आपको जो भी मैंने एक्सप्लेन किया समझ में आया होगा आपको ज़रूर। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको अच्छे से समझ में आए, बाकी का आप अपने स्तर पर इसको अच्छे से पढ़ें, समझें, ठीक है। बाकी का मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ, कोचिंग के बारे में। चूँकि आपने ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ऑलरेडी नॉलेज होगी। जुनून एजुकेशन पॉइंट है, ये काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो कहीं ना कहीं सफल हुए हैं। एक हमारे देवेंद्र रावत, MPSI, महेंद्र राठौर, भानु राठौर, संतोष योगी, ये सब SI हैं, MP पुलिस हैं। मतलब ये केवल पुलिस विभाग के मैंने कुछ स्टूडेंट्स है ना, ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जो आपके सामने इंडिकेट किए हैं। बाकी की हमारे अनुशासन शर्मा हैं, इन्होंने SSC स्टेनो में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, यानी कि उन्होंने छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में इन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल की थी 2018 में। तो इन्होंने नाम रोशन किया अपने शहर का, ठीक है। चलिए ठीक है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आप किसी को भी लगता है कि हाँ हमें अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, तो आप एक ये जो नंबर है आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जहाँ तक है कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, या कोई भी नए बैच की इंक्वायरी लेना है, ठीक है, ये मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगला भी मैं पेपर जल्दी ही अपलोड करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।